हमारे देश में गरीबी सिर्फ पेट में नहीं होती, गरीबी सोच में भी होती है। और अफसोस की बात यह है कि आज वही सोच माइक पकड़कर सड़कों पर उतरकर ज्ञान बांटने का दावा कर रही है। आजकल एक नया डर फैलाया जा रहा है, अरे भाई यूजीसी की नई गाइडलाइन आ गई है, अब सवर्णों का जीना हराम हो जाएगा। भाई साहब, आपका जीना खतरे में नहीं है, खतरे में आपकी भेदभाव करने की आजादी है। संविधान साफ साफ कहता है, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जब आंकड़े बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आए छात्रों को आज भी चिंकी चाइनीज कहा जाता है, तो कुछ लोगों की आत्मा मिला जाती है। क्यों? क्योंकि अब मजाक को मजाक नहीं, भेदभाव कहा जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि कानून क्यों बना, सवाल यह है कि तकलीफ किसे हुई। जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में एक अलग ही सुख मिलता था, उन्हें तकलीफ हुई। जिन्हें लगता था कि यूनिवर्सिटी उनके बाप की जागीर है, उन्हें उन्हें तकलीफ हुई। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें हुई जिन्होंने पूरी गाइडलाइन नहीं पढ़ी, लेकिन तय कर लिया ये तो सवर्ण विरोधी है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा भेदभाव हो रहा है, तो सरकारों का यह कर्तव्य है कि हो रहे इस भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाए। अब इस कानून से किसको दिक्कत होगी? स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का भेदभाव करने की इच्छा रखते हैं वही सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। ठीक इसी प्रकार से विकलांगता को लेकर किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, उनके आंकड़े सामने हैं। संविधान तो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है इस देश में। अब अगर कानून सरकार बनाती है महिलाओं को लेकर के, उनके संरक्षण को लेकर, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है या हो सकती है, जिनकी मंशा यह है कि हमें तकलीफ पहुंचानी है। तुम कानून क्यों बना रहे हो? इसलिए सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे इसका। फिर खबरें फैलाना शुरू हो जाएंगी कि ये कानून महिलाओं के पक्ष में है और पुरुषों के खिलाफ है। भाई, पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ध्यान से देखो, ये कानून भेदभाव के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन वो पुरुष जो महिलाओं के साथ भेदभाव करने की इच्छा रख रखे हैं, वो तो यही प्रचार करेंगे कि ये कानून पुरुषों के खिलाफ है। ठीक ऐसा ही अभी जो नई गाइडलाइन आई है यूजीसी की, उसमें यही तो किया गया है कि जो भेदभाव हो रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विद्यालयों में, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून लाया जा रहा है। क्योंकि संविधान तो कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और अगर कानून भेदभाव के लिए अभी तक बनाए जा रहे थे, वहां हमें तकलीफ नहीं है, तो जब यहां भेदभाव के लिए कानून बन रहा है तो हमें तकलीफ क्यों हो रही है? और क्यों सड़कों पर उतर रहे हो? और क्यों ये समझने को तैयार नहीं हो कि यूजीसी की ये नई गाइडलाइन है, ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि भेदभाव के खिलाफ है। और जो लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमें आजादी दो, हमें भेदभाव करना चाहते हैं। इस प्रकार का कानून हमें नहीं चाहिए। और जो इस कानून को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी ये कहना चाह रहा हूं कि कानून में जो प्रावधान किए गए हैं, हर एक कानून की अपनी कुछ कमियां होती हैं, इस कानून की भी कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी इस नई गाइडलाइन की है कि जुर्माने के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया है। पहले झूठा केस करने पर जुर्माने का प्रावधान था, अब नहीं रहा। दूसरी कमी है कि जब कानून का उल्लंघन होने पर जो पनिशमेंट मिलना है, उस पनिशमेंट का स्पष्ट विवरण नहीं है। पनिशमेंट तय करेगा हेड। अब हेड का मूड अच्छा है तो तुम बच गए, हेड का मूड खराब है तो तुम मर गए। हेड का मूड अच्छा है तो तुमको डांट के भगा देगा, चले जाओ यहां, और मूड खराब है तो रिजल्ट रोक देगा, कॉलेज से निकाल देगा। और तीसरी कमी इस नई गाइडलाइन के दायरे को लेकर के यह है कि केवल छात्रों तक सीमित नहीं है, शिक्षकों को भी प्रभावित करेगी। एक तरफ देखा जाए तो बहुत शानदार कदम है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो सोचकर देखो। अगर कोई टीचर पॉलिटिकल साइंस का या इतिहास का है, अब पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में तो धर्म, जाति, लिंग इत्यादि की बात होती है। कटाक्ष के साथ अगर पढ़ाना चाहें तो टीचर संकोच कर जाएगा, पढ़ाने के लिए तो वो अपनी गुणवत्ता शायद ना दे पाए जितनी वो दे सकता है। और चौथी कमी के रूप में इस नई गाइडलाइन की निरंकुशता को देखा जा सकता है कि यूजीसी या सरकार जब भी चाहें किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फंड इस आधार पर रोक सकते हैं कि भाई इस नई गाइडलाइन का तुमने अच्छा सा पालन नहीं किया। और पांचवी कमी यह है कि यदि कोई एससी वाला दूसरे एससी वाले के साथ भेदभाव करता है तो कानून में क्या प्रावधान किया गया है। मतलब एससी वाले के साथ भेदभाव कर सकता है, ओबीसी वाला अगर एससी वाले के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करे तो कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सवर्णों को इससे बाहर रखा गया है, ये अपने आप में कमी है। अगर छात्रों के हित के लिए, पढ़ाई के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया था, तो फिर इस सभी के ऊपर करना था इसको लागू।
देखिए, भेदभाव में समता लाने का मतलब है तुम समाज में बुराइयों में समता ला रहे हो। ये अपने आप में एक असंवैधानिक प्रोसेस हो गया। और अब जो लोग भी इस नई गाइडलाइन की कमियों को किंचित रूप से सवर्ण विरोधी मानकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें मेरा सुझाव है कि आप एक बार इस नए गाइडलाइन के प्रावधान को पढ़ लें, खासकर उसके उद्देश्य को, तो शायद आपका यह भ्रम दूर हो जाए। यहां पर यह लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांग के आधार पर। अब आप समझिए, जब यहां बात हो रही है धर्म की, तो धर्म में सामान्य भी हो सकता है, SC, ST, OBC भी हो सकता है, नहीं होता? तो ये कैसे कह सकते हो कि ये सीधे सवर्ण विरोधी है? फिर वो कहता है कि नस्ल के आधार पर संरक्षण देता है, तो नस्ल केवल के SC, ST, OBC वालों की है, सवर्ण की नहीं होती? तो कैसे कह सकते हैं कि ये सवर्ण विरोधी है? ठीक इसी प्रकार लिंग के आधार पर, यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में तुम्हारे साथ भेदभाव होता है, तो ये कानून तुमको संरक्षण देता है। फिर ये थोड़ी ना देखेगा कि SC, ST महिला है या सवर्ण की महिला है। तो कैसे कह सकते हो कि ये कानून सवर्ण विरोधी है? अगर जन्म स्थान के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव हो रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि तुम SC, ST सवर्ण के हो, तुमको संरक्षित किया जाएगा। तो कैसे कह सकते हो सवर्ण विरोधी है? विकलांग को संरक्षण मिलेगा, तो विकलांग केवल SC, ST, OBC में ही होते हैं क्या? और इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी इस कानून में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन पोर्ट्रेट कैसे किया जा रहा है? आंदोलन करके कि हाय, ये सवर्ण विरोधी कानून है। और आधार, वो कमियां जो मैंने आपको बताई, निश्चित तौर पर उन कमियों का दुरुपयोग होगा, पर सुधार देंगे तो शांति आ जाएगी। और आजकल के नेता चाहते नहीं इस देश में शांति हो, क्योंकि विकास के मुद्दों पर बात करना नहीं है, धर्म पर राजनीति करा लो, जाति पर राजनीति करा लो। जब तक इस प्रकार का हुड़दंग नहीं होगा, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तब तक उनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सिक जाएंगी? इसलिए ये सब हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, और सड़कों पर उतरने का आधार यह था कि भाई यहां पर जाति लिखा हुआ है, बाकी नहीं पड़ा, जाति पर फोकस कर लिया। भाई, ये जो नई गाइडलाइन है सवर्ण विरोधी है। ये बात सही है कि जाति में केवल SC, ST, OBC वालों को कवर किया जा रहा है, लेकिन बाकी लोग भी तो कवर हो रहे हैं। और अगर SC, ST, OBC को कवर किया जा रहा है, तो तकलीफ किसको है? अगर उनको भेदभाव संरक्षण मिल रहा है, तो तकलीफ किसको है? शायद उन लोगों को जो चाहते हैं कि उन्हें संरक्षण ना मिले। और ऐसे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस प्रकार का संरक्षण ना मिले और विवाद उत्पन्न हो? वो जो राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति करना चाहते हैं वो तुम्हें यह नहीं बताएंगे कि इस नई गाइडलाइन में जो समिति बननी है, जो निर्णय लेगा कि भाई अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम दोषी हो कि नहीं हो, उसमें 10 लोग होंगे। 10 में से SC, ST, OBC के 3 सदस्य, बचे 7, उनमें से एक महिला और विकलांग। महिला और विकलांग तो किसी भी जाति के हो सकते हैं, और बचे 5 वो भी किसी जाति के हो सकते हैं। कहीं प्रावधान नहीं है कि केवल वो SC, ST, OBC के होंगे। तो भाई, जब समिति में 10 लोग होंगे, तो उसमें सभी जाति का प्रतिनिधित्व होगा, तो निर्णय भी सही होगा। और इस नई गाइडलाइन की एक विशेषता यह भी है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। छात्र ही नहीं, शिक्षक भी इस दायरे के चपेट में आएंगे। तो यदि शिक्षक भेदभाव करते हैं जांच में या इत्यादि किसी काम में, तो वो भी इस कानून की चपेट में आ सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये सवर्ण विरोधी है? हाँ, इस बात के लिए विरोध किया जा सकता है कि कुछ कमियां हैं तो मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है, लेकिन चुनाव और वोट बैंक के चक्कर में समाधान निकालना नहीं चाहते। अगर निकालना होता तो 2016 में ही निकाल चुके होते, जब रोहित वेमुला की इसी प्रकार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। 2019 में पायल तड़वी आत्महत्या कर लेती है। अगर समाधान निकालना होता तभी निकाल देते। 2016 से 26 आ गया, 10 साल हो गए। अब समाधान निकालने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? यह कानून क्यों लाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही जीता जा सकता है। ST, SC, OBC को खुश करके ही जीता जा सकता है। और तुम ध्यान से देखो, बीजेपी एक नए पैंतरेबाजी कर रही है। वो जानबूझकर ऐसे काम कर रही है जिससे सवर्ण नाराज हो जाए। आज 15 साल हो गए हैं इनके शासन को। मणिकर्णिका घाट अभी क्यों तोड़ा जा रहा है? सवर्ण नाराज करने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य को नहाने से क्यों रोका गया? सवर्णों को नाराज करने के लिए। हनुमान जी की पतंग बनाकर क्यों उड़ाया गया? सवर्णों को नाराज करने के लिए। और सवर्ण अगर नाराज होगा तो खुश कौन होगा? ST, SC, OBC। अगर वो खुश है तो शायद वो बीजेपी को वोट दे दे। ये इतने घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इन कानून में इस प्रकार का पेच फंसाया जा रहा है और ये ढील पोल की जा रही है। जानबूझकर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम और आप सड़क पर उतर आए, आपस में लड़कट मर जाएं और इनको चुनाव जिता दें। और सभी राजनीतिक पार्टियां यही कर रही हैं।
कांग्रेस और उनके गठबंधन ने कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट पास किया है SC ST OBC के लिए। अच्छी बात है, संरक्षण होना चाहिए उनका, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, सच में समाज की सेवा होनी चाहिए, जो कि इनकी भावना ही नहीं है। तो जब उन्होंने कर दिया तो ये पीछे क्यों रहे? ये भी तो वैसे ही करेंगे। और ये आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए जाति का समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और उसमें मरेंगे आप और हम। आपस में लड़ाओ, खुद सिंहासन पर बैठ जाओ, आप झंडा उठाइए, नारे लगाइए, एक दूसरे को गालियां दीजिए, और वो ऊपर से ताली बजाकर गिनती कर रहे हैं वोट कितने पक्के हो। मेरी सीधी बात है, ये कानून किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो खुद को भगवान समझती है। अगर आपको इससे डर लग रहा है तो शायद समस्या कानून में नहीं, आपकी नीयत में है। और अंत में सवर्ण समाज से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं तो पहले पढ़िए, समझिए, फिर बोलिए, वरना इतिहास गवाह है जो लोग सोचने की जगह भड़कने लगते हैं वो हमेशा किसी और की राजनीति का ईंधन बनते हैं। आपका इस UGC कानून पर क्या कमेंट है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।